हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। ये क्लास 11th का चैप्टर है और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, समय हमारे यहाँ दूसरे देश में किसी दूसरे स्थान पर कैसे बदलता रहता है। कहीं पर आपने सुना होगा कि सुबह के 6 बज रहे हैं तो कहीं दूसरे देश में शाम के 6 बज रहे हैं। इसी प्रकार हम ये भी देखेंगे कि जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं हैं उनके माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति कैसे मालूम कर पाते हैं। ठीक है, और आपको कहीं इसमें दिक्कत आए, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आपका बेसिक चीज़ें मतलब ज़मीनी स्तर की चीज़ें भूगोल में नहीं समझेंगे, जैसे अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, और ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए आपको मैप आना चाहिए कि भारत में कौन सा स्टेट कहाँ है, विश्व में भारत कहाँ है, तो ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। देखो, आपको पता है पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार है गोलाकार चपटानुमा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पृथ्वी का आकार बना लिया। ये हमारी पृथ्वी गोल है, इस टाइप से है, और ध्रुवों की तरफ हम ध्रुव भी जानेंगे, ध्रुव किसे कहते हैं। तो पोल की तरफ ये चपटीनुमा है। अब हमें सबसे पहले अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करना है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं देखो, ये वास्तव में कोई रेखा वेखा होती नहीं है। ज्योग्राफी में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई रेखाएं नहीं हैं, लेकिन हम अपने अध्ययन के लिए और ये मान के चलते हैं कि इस प्रकार से हमने रेखाएं अपने काल्पनिक यानी सोच रखी हैं, ये खाली हमने रेखाएं कि इस टाइप से हम अगर रेखाएं बनाते हैं तो हम किसी स्थान की या समय की गणना कैसे करेंगे। तो ये कोई रेखाएं नहीं है वास्तविक तौर पर, लेकिन काल्पनिक रेखाएं हैं ये। तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, ग्लोब का मतलब है एक हमने पृथ्वी का छोटा रूप अपना बना लिया है, उसको हम ग्लोब मान के चलते हैं। तो जो ग्लोब है उस पर हमने जो आड़ी आड़ी रेखाएं हैं ऐसे, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यानी जो रेखाएं ग्लोब पर आड़ी हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देखो, ये है पृथ्वी गोलाकार और इसमें हमने पहली अक्षांश रेखा खींच दी। तो पहली अक्षांश रेखा खींच दी और ये आड़ी रेखा है, तो इसको हम अक्षांश रेखा। अब देखो, ये भूमध्य, देखो समझिए कि भूमध्य, इसका मतलब क्या है? भूमध्य का मतलब है भूमि का आधा, यानी भूमि के मध्य बीच में होकर। तो ये जो रेखा हमने खींची है ये पहली अक्षांश रेखा है, और ये अक्षांश रेखा पृथ्वी या भूमि के मध्य में होकर है, इसलिए हम इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखो समझिए, इसको हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच में होकर के हमने इसको खींच रखा है। आपको ये तो क्लियर हो गया कि अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं। अक्षांश रेखाएं हैं जो आड़ी रेखाएं हैं ग्लोब पर, उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो सबसे पहले हमने जो खींची है ये जीरो वाली, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसका नाम है विषुवतीय रेखा, तीय रेखा। इस पर हमेशा गर्मी, क्योंकि सूरज के सीधे संपर्क में बीच में है, तो सूरज की सीधी किरणें ज़्यादातर समय में इस पर पड़ती हैं, विषुवतीय रेखा भी कहते हैं। अब देखिए, ये ऊपर की तरफ चलते हैं तो इस टाइप से रेखाएं हैं ऐसे। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 90 रेखाएं हैं, ये और ये, यानी 0 से ऊपर 90 और 0 से नीचे 90। अब मैंने आपको उस दिन बताया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब ये अर्धगोला हो गया हमारा पृथ्वी का, तो इसके उत्तर में
उत्तरी अक्षांश 0 से, देखो समझिए, 0 से 90 डिग्री ऊपर चलेंगे हम तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ चलेंगे तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो टोटल हमारे पास में ऊपर वाली 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये अक्षांश रेखा है, और नीचे भी दक्षिणी अक्षांश में, दक्षिणी इसमें गोलार्ध में, इसको गोलार्ध कहेंगे। देखो उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब इस गोले का आधा, और ऐसे ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया नीचे वाला हिस्सा। तो अक्षांश रेखाएं अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं हमने इस पर ग्लोब पर बना रखी हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और अक्षांश रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में 90 हैं और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 हैं। अब इसमें जो बीच वाली है, बिल्कुल बीचा बीच, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये भू के मध्य में होकर के है। अब इसकी कुछ रेखाएं इसमें महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं हम कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, ठीक है, ये मैंने फिर से बना दिया, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब ये हो गई आपकी 90 ध्रुवीय रेखा भी इसको हम कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव है, यहाँ पर इसका लास्ट किनारा है इसका, हमारे इस पृथ्वी का। पृथ्वी गोल है, किनारा नहीं है, लेकिन हमने रेखाओं में जो कल्पना कर रखी है उसके हिसाब से। ऐसे ही उत्तरी, ये उत्तरी ध्रुव। अब देखो यहां से चलते हैं हम 0 से, तो ऊपर चलेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 20 25 23 24 30 32 60 70 और 90 तक पहुंचेंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ चलेंगे तो ऐसे ही नीचे आएंगे हम। तो यहां पर एक रेखा आती है 23 1/2 डिग्री, ठीक है, 23 सही 1/2 डिग्री, और नीचे की तरफ भी आती है 23 सही 1/2 डिग्री। तो हम इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं हम? यानी 0 से जब उत्तरी अक्षांश में चलेंगे हम ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में, तो 23 डिग्री वाले अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, और नीचे वाले इसको हम, इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। तो ऊपर वाली को क्या कहेंगे? कर्क रेखा, और नीचे वाली को क्या कहेंगे हम? मकर रेखा। इसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए आप कि जो ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, इस वाले हिस्से में ज़्यादातर समय गर्मी पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी जब घूमती रहती है तो उसके घूमने के हिसाब से सूरज की ज़्यादातर किरणें इस वाले हिस्से में पड़ती हैं। ठीक है, जैसे देखो एक छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये आपकी पृथ्वी हो गई और ये आपका सूरज हो गया। ठीक है, तो सूरज देखो यहाँ पे, अब सूरज का रोशनी जा रही है तो आप देखना कि यहाँ पे सीधे रोशनी जा रही है। ठीक है, और जब यहाँ पे जाएगी तो कितना उसको तिरछा चलना पड़ रहा है, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? यानी इस गोलाकार पृथ्वी पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज के बिल्कुल सामने है, उस पर सीधी किरणें पड़ रही हैं तो ज़्यादा तापमान प्राप्त हो रहा है इसलिए, और जो तिरछी किरणें हैं वो इधर जा रही हैं ध्रुवों की तरफ, तो इस वाले हिस्से में ज़्यादा सूरज की किरणें प्राप्त होती हैं तो तापमान भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए इस वाले हिस्से को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय, कटिबंध का मतलब होता है एक क्षेत्र बांट दिया गया है। उष्ण माने गरम, गरम वाला क्षेत्र होता है ये 23 डिग्री उत्तरी, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीचे भी 23 से 1/2 डिग्री तक, यानी उत्तरी और दक्षिण दोनों में। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 0 से ऊपर चलेंगे तो 23 1/2 डिग्री वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण में इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच के हिस्से को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब ऊपर चलते हैं, देखो कि
फिर यहाँ से 23 से 1/2 डिग्री ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे आती है आपकी 66 सही 1/2 डिग्री। और ऐसे ही नीचे चलेंगे हम तो यहाँ भी आप देखो, समझो, जब 0 से ऊपर 23 तक पहुँच गए हम, बीच में 23 तक 1 2 3 4 12 15 20 21 22 23 तक, उसके बाद 23 से ऊपर चलेंगे 66 वाले हिस्से में, 66 तक पहुँच गए हम। तो ये वाली जो क्षेत्र है यहाँ पर ठंड थोड़ी सी बढ़ने लग जाती है, ऐसे ही नीचे भी बढ़ने लग जाती है। तो क्यों बढ़ती है, मैंने वो अभी बताया था कि सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि पृथ्वी गोल आकार में घूमती रहती है, तो इस वजह से उन वाले हिस्सों में गर्मी नहीं पहुंच पाती और ठंड ज़्यादा पड़ती है। इसलिए 23 1/2 से 66 1/2 के बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण, यानी ठंड भी है और गर्मी भी है। वहां पर ठंड भी काफी पड़ रही है और गर्मी भी है। लेकिन इस वाले हिस्से में जो पहले बताया था मैंने 23 1/2 से 23 1/2 तक, इस वाले हिस्से में गर्मी की मात्रा ज्यादा रहती है क्योंकि यहां पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में गर्मी उतनी नहीं है, ठंड बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद हम ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं। ये ध्रुवीय रेखा है 90 डिग्री वाली और नीचे भी 90 66 से, इनको हम कहते हैं शीत कटिबंध, यानी दोनों तरफ है ये। देखो एक चीज आप जान लीजिए कि 0 से जो भूमध्य रेखा है, जिसको हमने विषुवतीय रेखा भी कहते हैं, यहां से ऊपर चलें या नीचे चलें, स्थिति दोनों तरफ सेम रहेगी, समान रहेगी, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है। जब उत्तर की तरफ चलेंगे हम तो 23 1 2 डिग्री तक जाएंगे तो गर्मी रहेगी, कर्क रेखा कहते हैं इसको हम। इसके और ऊपर चलेंगे 66 1 2 तक पहुंचे तो वहां पर गर्मी कम होती जाएगी, ठंड बढ़ती जाएगी, और इसलिए उसको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत प्लस उष्ण। इसके और ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री जहां ध्रुव है वहां पर बर्फ ही बर्फ है, वहां पर क्या है, बर्फ ही बर्फ है, इसलिए उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। वहां पर गर्मी नहीं पड़ती है क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें बहुत ही तिरछी हैं, रियर बहुत ही कम पहुंच पाती हैं। तो यह आपको समझने वाली बात है कि अक्षांश रेखा में 90 उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री तक नीचे दक्षिणी अक्षांश, 0 से, दो चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज इसमें कि इन रेखाओं के मध्य जो बनाया गया है रेखा 0 डिग्री से लेके ऐसे ये इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर की है। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अगर जैसे 0 से हम ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 90 तक जाएंगे तो प्रत्येक की दूरी 111 किलोमीटर की है। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्येक रेखा के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। और तो आपको एक पॉइंट और निकल के आ गया कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी। तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से, जो इसमें टॉपिक के हिसाब से है, इतना ही आपको जानना सफिशिएंट है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब पर आड़ी रेखाएं जो होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और बीच में जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि वो भूमि के मध्य में होकर है। उससे ऊपर जब हम 23 डिग्री पे पहुंचेंगे तो 23 1/2 डिग्री जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और उससे ऊपर जाएंगे 66 डिग्री 66 से 1/2 डिग्री वाली, वो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है, और उससे ऊपर जाएंगे 90 डिग्री वाली रेखा पर, लास्ट ध्रुव पर पहुंच गए हम, उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। ऐसे ही सेम पैरेलल नीचे भी हम उतरेंगे। दोनों को बीच के हिस्से को हम ऊष्ण कटिबंध भी कह देते हैं, 23 से 1/2 डिग्री से लेकर नीचे दक्षिण में 23 से 1/2 डिग्री तक। और अक्षांश रेखा के बारे में खास बात यह भी है कि इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और एक चीज और जान लीजिए साथ ही साथ कि अब जैसे 0 डिग्री, अब हम किसी स्थान के बारे में कहें कि वो यहां पर है, माना इसमें, तो हम क्या कहेंगे
कि वो उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वाले इस 0 डिग्री से ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब गोले का आधा, पृथ्वी का आधा। तो यहाँ पे तो पता चल गया साहब जी के हमारा कोई भी चीज़ जो पूछी हमने, कोई भी स्थान कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। अब हम ये पूछते हैं कि किस अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में या दक्षिणी अक्षांश में। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब उत्तरी गोलार्ध में है तो अक्षांश भी कौन सा होगा, उत्तरी अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश में ही माना जाएगा। एक ये चीज समझने वाली थी। अब हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके टॉपिक के हिसाब से यही है, इसमें जितना आपको बताना चाहिए आपके टॉपिक के हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं, फिर से हम एक गोला बनाते हैं। पृथ्वी गोलाकार ही है, इसलिए पृथ्वी को समझने के लिए, आपको भौतिक भूगोल समझने के लिए 3 चीज़ें, एक तो पृथ्वी के बारे में अच्छे से जान लीजिए, एक विश्व का मैप अच्छे से समझ लीजिए, और भारत के अध्ययन के लिए भारत का मैप समझ लीजिए। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कंपटीशन का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे 11th 12th 9th 10th जो भी हो, ठीक है। मैप के साथ में, और साथ साथ ये आपको इसका भूगोल का अध्ययन करने के लिए आपको पृथ्वी की अच्छी सी पकड़ बनानी होगी, ग्लोब की अच्छी पकड़ बनानी होगी, रेखाओं की अच्छी समझ बनानी होगी, मैप के बारे में कौन सी जगह कहाँ है इसके बारे में अच्छे से क्लियरिटी लानी होगी। देखो ये फिर से हमने एक पृथ्वी का गोला बना लिया। देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आड़ी हैं, इस टाइप से हैं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं खड़ी हैं, यानी ग्लोब पर जो रेखाएं खड़ी हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, और जो आड़ी हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से बता देता हूं मैं, जो रेखाएं हैं आड़ी उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो रेखाएं खड़ी उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं इस टाइप से उनको देशांतर कहते हैं, और देशांतर, और ये आड़ी वाली हैं उनको अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, देशांतर रेखा जब बीच में से यहाँ से खींची गई है तो ये जो रेखा है ये भी 0 डिग्री नाम दिया इसको हमने। क्यों दिया? क्योंकि इधर भी चलना है हमको और इधर भी चलना है। अब हमारा ये उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो ऐसे होता है। तो ये वाला हिस्सा जब ऐसे हो गया तो ये वाला किधर गया आपका पूर्वी, और ये किधर गया पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी। तो इधर वाले हिस्से को कहेंगे हम पूर्वी देशांतर, और इधर वाले को कहेंगे हम पश्चिमी देशांतर। इसमें भी यहाँ से 180 और यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री की रेखा है, यानी 180 रेखाएं देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं, ठीक है। यानी पृथ्वी गोल है तो जो हम यहाँ से चलेंगे तो इसी 180 वाली पे पहुंच जाएंगे। 180 वाली सिर्फ एक, टोटल कितनी है, वृत्त का आकार कितना होता है, 360 डिग्री में होता है। वृत्त का आकार 360 डिग्री में होता है, क्यों, वो गोल है। तो पृथ्वी भी गोल है, इसलिए उसका 360 डिग्री का घेरा होता है। तो 360 में अब ऐसे, तो आपने यहाँ से शुरू किया तो घूम घूम के चल चल के वापस आप यहीं आ गए। तो जब यहाँ से चलेंगे हम हमारी लाइनों के माध्यम से इधर से और इधर से, तो 180 डिग्री वापस हम यहीं आ गए। तो वो घूम के हम इधर से जाएंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे तो 360 ही पहुँचे, लेकिन 180 दो जगह नहीं है, एक ही है एक तरफ में। तो अब देखो ये समझने की चीज़ है, खाली आपको ये जानना है कि हमने जो ग्लोब पर बनाई हैं 0 से 180 इधर और 0 से 180 इधर, इसको हम उसको क्या कहते थे, अक्षांश को भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान का मतलब मुख्य है, ये मुख्य है,
अब इधर से चलेंगे जब तो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और इधर चलेंगे तो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। जैसे दूसरी रेखा ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे, ये वाली 82 से 1/2 डिग्री, तो इनके बीच की भी 111 होती है, लेकिन ये 180 तक पहुंचते पहुंचते 111 किलोमीटर की दूरी नहीं रहती, धीरे धीरे इनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। क्यों घटती चली जाती है? क्योंकि एक गेंद है, मान लीजिए आपने रेखा यूं खींची, फिर 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 यूं, ऐसे ऐसे करते चले गए आप, तो देखो ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये वहीं पे जाके एक जगह ही जाके गोल हो जा रही है। तो इसलिए इनके बीच की दूरी लगातार 111 किलोमीटर नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में 111 किलोमीटर की दूरी ये मेंटेन करती हैं। लेकिन अक्षांश रेखाओं में 111 किलोमीटर की दूरी बरकरार रहती है 90 तक। अब इसमें और चीज़ एक समझने वाली है आपके लिए अक्षांश और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखाओं में, कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर वाले हिस्से में अगर कोई जगह है तो हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पर कोई जगह है कि ये जगह कहाँ है, तो हम कहेंगे कि ये पूर्वी देशांतर में है। कहाँ पर है? पूर्वी देशांतर में। अगर कोई जगह यहाँ पर है तो हम क्या कहेंगे उसको? पश्चिमी देशांतर में है। कैसे पता चला हमें? 0 डिग्री जो ये है प्रधान रेखा, इससे हमने इधर की तरफ और इधर की तरफ देखा। अगर पूरब की तरफ कोई है यहाँ से तो पूर्वी देशांतर में, अगर इधर है तो पश्चिमी देशांतर में। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। पूर्वी कितनी है? 180, और पश्चिमी कितनी है? 180। ठीक है। 0 वाली देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं का काम क्या है ये समझना जरूरी है। हमने आपको अब तक बता दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अब इनका काम क्या है, इनसे हमें क्या मतलब है, वो चीज़ अभी देखते हैं। सबसे पहले आपको किसी स्थान के बारे में, इनसे 2 ही चीज़ें हैं, एक तो स्थान के बारे में मालूम करना, दूसरा समय निर्धारण करना, और तीसरा जैसे शीत कटबंध बताया मैंने, शीतोष्ण कटबंध इनके बारे में, उष्ण कटबंध इनके बारे में भी हमें निश्चय हो जाता है कि ये कहाँ पर है। तो अब सबसे पहले हम स्थान देखते हैं। जैसे कि हमने ये फिर से गोला बना दिया और हमने अर्धगोला कर दिया, तो ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। भू के मध्य है, आड़ी रेखा है, तो अक्षांश रेखा है। अब हम आपसे पूछें कि जैसे देखो हमारा भारत यहाँ है, कहाँ है? यहाँ पर भारत। अब हम आपसे पूछेंगे भारत कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? भारत सब उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिण में तो नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे कहें कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है, अक्षांश किधर है, देशांतर क्या है, क्या नहीं है, तो आपको हमने यहाँ पे ये भी कह दिया। ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब हमें तुमने बता दिया कि साहब ये उत्तरी अक्षांश में है भारत देश, क्योंकि उत्तरी अक्षांश क्लियर हो गया, उत्तरी अक्षांश ऊपर की तरफ है। अब हम यहां से आपको ये भी खींच दिया देशांतर, और ये देशांतर ऐसे ऐसे हमने ये भी खींच दिया। अब हम आपसे पूछें कि भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे कि जैसे देखो ये तो उत्तर पूर्व दक्षिण क्लियर हो रहा है कि उत्तर इधर है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो अब हम आपसे कहें कि भारत की दिशा क्या है, तो आप कहेंगे भारत साहब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में पड़ता है। क्या है हमारे भारत की स्थिति? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। कुछ देश ऐसे भी होंगे जो यहाँ होंगे,
तो उनको क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर। कुछ देश ऐसे होंगे जो नीचे होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? दक्षिणी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। कुछ यहाँ पे होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर। तो इनके माध्यम से आप किसी भी जगह की, यहाँ तक कि आप अपने गांव की, अपने शहर की, अपने राजधानी की, कहीं की भी जगह, दिल्ली की आप जगह, किसी भी जगह को जान सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। और इनके माध्यम से आप किसी लोकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं कि ये कहाँ पर है, किस अक्षांश और देशांतर पर है। वैसे तो पता चलता नहीं है, ठीक है। तो एक तो इनसे स्थान। अब आता है समय का। समय का देखते हैं कि समय कैसे निर्धारण किया जाता है। देखो, समय निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देशांतर रेखाओं, सबसे क्या मेन भूमिका देशांतर रेखाओं के, अक्षांश रेखा का कोई भी महत्व नहीं है समय निर्धारण करने में। कैसे है? देखो कि पहले आप समझ लीजिए कि 360 डिग्री का एक गोलाकार वृत्त होता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का मतलब हो गया, हमारी पृथ्वी गोलाकार है तो 360 डिग्री का उसका वो है। अब पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है कितने? 24 घंटे में चक्कर लगाती है पृथ्वी, ठीक है। तो 24 घंटे में पृथ्वी ने चक्कर लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 360, ध्यान से समझो, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अमेरिका में अभी जैसे 6 बज रहे हैं तो यहाँ पर 7 क्यों बज रहे हैं, लंदन में जैसे 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 क्यों बज रहे हैं, 6 क्यों बज रहे हैं। इसका उत्तर यहीं से मिल जाएगा आपको। भारत में भी क्या है कि पूरब से पश्चिम में 2 घंटे का अंतर आ जाता है और भी जगह अंतर आते हैं। तो ये क्या है अंतर, क्यों आता है, इसको ध्यान से समझो कि 360 डिग्री जब पृथ्वी घूम जाती है 24 घंटे में, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी को चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं, तो 360 डिग्री को 24 घंटे में पार कर जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 360 डिग्री में 24 का भाग दें, (15 डिग्री), यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है। मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है? 15 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी जहाँ थी वहाँ से जब चली तो वो 1 घंटे में 15 डिग्री घूम गई, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमने के बाद में वो फिर से अगले 1 घंटे में 15 डिग्री यानी 30 डिग्री घूम गई। तो अब हम यहाँ से जैसे देखो, ये आपके पृथ्वी है और ये 0 डिग्री मध्यांतर रेखा है, ठीक है। अब इस रेखा से 15 डिग्री यहाँ है, फिर 15 डिग्री यहाँ है, फिर 15 डिग्री यहाँ है, फिर 15 डिग्री यहाँ है। तो यहाँ 1 घंटे का अंतर आ गया, फिर यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आ गया, फिर यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आ गया, फिर यहाँ पे 1 घंटे का अंतर आ गया। तो 0 से शुरुआत करी है हमने, क्योंकि 0 से ही शुरुआत इसकी मध्याह्न रेखा की एक ग्रीनविच रेखा है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वहाँ से हमें समय निर्धारण किया है, 0 डिग्री माना है वहाँ से इसको, तो इससे मैं बताऊंगा अभी। लेकिन आपको पहले ये बता रहा हूँ कि 15 डिग्री का अंतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अब अगर इस 0 डिग्री से और कोई जगह पड़ती है 60 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 60 डिग्री है तो 15 का अगर हम भाग दे दें तो 15 चौका 60, यानी 15 डिग्री पर 1 घंटे का अंतर आ रहा है, तो 60 डिग्री पे 4 घंटे का अंतर आ गया। अगर यहाँ पे बज रहे हैं जैसे मान लो 12, तो यहाँ पे कितना बजेंगे? 4 इसमें ऐड कर दीजिए तो 4 बज जाएंगे। मतलब क्लियर होना चाहिए आपको कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो 15 डिग्री में 1 घंटा लगेगा, और वहाँ से किसी भी स्थान की हम दूरी देख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसके साथ साथ एक और देखते हैं हम
कि हमारी प्रधान समय रेखा है वो 0 डिग्री, जो जहाँ से लिया गया हमने माना गया है हमारा समय, अंतर्राष्ट्रीय समय कहते हैं जिसे, वो ग्रीनविच स्थान है लंदन में। लंदन में ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से हमने समय का निर्धारण किया है और उससे हमने उसको 0 मान लिया है कि भाई यहाँ से जो भी समय होगा पूरब की तरफ वो समय आगे होगा और पश्चिम की तरफ पीछे होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है। देखो इसको भी समझ लो आप, ये क्या है? पृथ्वी। आप ऐसे मानो ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के जो ये वाला हिस्सा ये पूरब में है, जब पृथ्वी इधर चलेगी तो पहले ये इस हिस्से पे उजाला होगा और साथ साथ ये घूमती भी है अपनी जगह पे, तो घूमते 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 ऐसे आगे बढ़ती जाती है। तो इसमें क्या है कि जब पहले सूरज यहाँ निकलेगा पूरब की तरफ और पश्चिम में पीछे निकलेगा, तो पश्चिम में पीछे की तरफ निकलेगा, तो यहाँ पर जो पहले पड़ गया तो सुबह जैसे 6 बजे हैं, तो पीछे की तरफ चलेंगे तो 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय पीछे होता चला जाएगा। इसलिए जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच रेखा है जिसको हमने अंतर्राष्ट्रीय समय की रेखा माना है, वहां से पूरब की तरफ चलेंगे तो समय आगे मिलेगा। इसलिए हमारे जैसे पाकिस्तान, भारत और जो भी पूर्वी देश हैं, चीन, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनका समय लंदन से, और यूरोपीय देश हैं अमेरिका से आगे मिलता है और उनका समय पीछे होता है। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि जहाँ पर आज सुबह के 6 बज रहे हैं वहाँ पे किसी देश में कल शाम के ही 6 बज रहे हैं। वो इसलिए है कि हर डिग्री पर 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय कम होता चला जाता है। इस वजह से आपको समझना यहाँ पर सिर्फ यह है कि 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है, और जब 1 घंटे का अंतर आ जाता है तो अगर कोई समय 60 डिग्री पीछे है तो 4 घंटे का अंतर आ गया, अगर 60 डिग्री आगे है तो 4 घंटे का अंतर आ गया। और आगे समय कौन सा है और पीछे समय कौन सा है, ये आपको इस बात से क्लियर है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाती है। यानी आप ऐसे समझो कि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं, तो पहले पूरब की तरफ जा रहे हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा पहले आएगा और पीछे वाला हिस्सा पीछे उजाला। तो इसलिए जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरब आगे की तरफ है, तो हमारे सामने वाला फेस की तरफ में पहले समय निकलेगा, पहले सुबह होगा और दिन भी जल्दी छुपेगा। क्यों? क्योंकि पहले ही वहाँ पे सूरज निकला है तो दिन भी जल्दी छुपेगा। लेकिन जो पीछे के क्षेत्र हैं उनमें सूरज भी लेट छुपेगा क्योंकि वहाँ पे उजाला भी पीछे हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है समय के बारे में। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसी में कि ग्रीनविच जो लंदन में है, 0 वाली रेखा जो हमने समय की मान रखी है, वहाँ से और हमारे भारत की जो रेखा है 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो यहाँ पर पड़ती है। ये हमारे भारत के बीच में मान रखा है हमने हमारी सुविधा के हिसाब से, इलाहाबाद में होकर के मेन इसका सेंटर है। तो यहाँ से जो अंतर आ रहा है इसका वो 5.5 घंटे का अंतर आ रहा है। इसको आप निकाल के देखना घर पर, अगर नहीं निकलता है तो आप मुझसे पूछना, कॉलिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं या हम किसी एक दिन डाउट का डिस्कशन रखेंगे उसके माध्यम से पूछ सकते हैं, या आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं कि ऐसे क्यों। लेकिन आप निकालिए कि यहाँ से 0 से इतना कितना अंतर इसका डिग्री का आ रहा है और 1 डिग्री पर हमने क्या मिनट का या कितने घंटे का अंतर बताया, उस हिसाब से आप गुणा कर लीजिए। 5.5 घंटे का समय आपको अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अक्षांश देशांतर रेखाओं में कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर आड़ी रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी हैं। अक्षांश रेखाएं 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिण अक्षांश। उसी प्रकार देशांतर रेखाएं भी 0 से 180 पूर्वी और 0 से 180 पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, पश्चिमी देशांतर रेखाओं से ही समय का निर्धारण होता है कि किस स्थान पर कितना समय फिलहाल हो रहा होगा। इसके अलावा हमें इससे ये भी क्लियर हो गया है कि हमारे भारत का समय जो अंतर्राष्ट्रीय समय ग्रीनविच से कितना समय आगे है, 5.5 घंटे का। वो क्यों है मैंने आपको बता दिया। पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है,
कितने देर में? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमी और आपके उसमें 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। 15 चौका 60, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने डिग्री घूमने के बाद कितने समय में अंतर आएगा। ठीक है, बाकी की नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे और आप इस चीज़ों को, वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और ध्यान से सुनिए कि कहीं आपको दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए और अपना ख्याल रखिए कोरोना में।